मंत्री राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम भजनलाल कल शाम 5:30 बजे बड़ी बैठक लेंगे। प्रभारी मंत्रियों सचिवों से प्रदेश भर का फीडबैक लेंगे और बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लिया जाएगा। और जो हालातों का जायजा लेने के लिए मंत्री पहुंचे थे उनसे रिपोर्ट ली जाएगी। कल शाम 5:30 बजे अपने प्रभार के जिलों में प्रभारी मंत्री सचिव पहुंचे थे। अतिवृष्टि से नुकसान और निराकरण पर कल शाम 5:30 बजे चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि जो भी प्रभारी मंत्री हैं, जो सचिव हैं, वो अपने अपने इलाके में जाएं, अपने अपने जिलों में जाएं और वहां पर जो बारिश से हाहाकार मचा हुआ है वहां की समीक्षा लें। और उसके बाद से कल जो प्रभारी मंत्री सचिव गए हुए थे अपने अपने जिलों में, कल 5:30 बजे उसको लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। आपने देखा कि राजस्थान में जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड राजस्थान ने तोड़ा है। मूसलाधार बारिश की वजह से ये मॉनसून एक तरफ गर्मी से राहत तो जरूर पहुंचाई, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई कि ये मॉनसून कहर बनकर बरसी। रोशन ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, अभी तक तो राहत बचाव कार्य करने के लिए मंत्रियों और जिलों को, सचिवों को अपने अपने जिलों में भेजा गया था उसकी जानकारी लेने के लिए कि बारिश से कैसे हालात हैं। अब कल उसकी समीक्षा सीएम के द्वारा ली जाएगी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद में प्रदेश के तमाम मंत्री, सचिव, संभागीय आयुक्त और जो जिला कलेक्टर हैं वो अपने प्रभार वाले जिले और जो अपने जो जिले हैं उनके अंदर अतिवृष्टि बारिश से हुए जो फसल खराबे के नुकसान है उसकी समीक्षा और क्षेत्र में जो लोग हैं पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, ऐसे लोगों से संवाद कर उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम मंत्रियों को, विधायकों को फील्ड में भेजा था। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो प्रभारी मंत्री हैं, प्रभारी सचिव हैं, उनकी अतिवृष्टि और जो इससे जो प्रभावित लोग हैं उसकी जो है रिपोर्ट लेंगे। ये जो समीक्षा बैठक है वो कल शाम को रखी गई है, जिसमें तमाम कहा जा सकता है कि जिला कलेक्टर, प्रभारी जो सचिव हैं और जो प्रभारी मंत्री हैं वो इस बैठक के अंदर जो है वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक का उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बारिश के चलते जो नुकसान हुआ है अतिवृष्टि के चलते उसकी समीक्षा करेंगे। और कहा जा सकता है कि बड़ा इस बैठक के बाद में जो राहत पैकेज है उसकी भी घोषणा हो। इस तरीके की जो सूबे से जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरीके से प्रदेश में बारिश ने कहर बरपाया है, किसानों की फसलें खराब हो गई है, उसकी पहले समीक्षा बैठेंगे। क्या कुछ ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा और पहले दिन पीएम मोदी को जीएसटी के लिए सम्मानित किया। खास बात रही कि पीएम मोदी इस कार्यशाला में सबसे पिछली पंक्ति में बैठे दिखे। 2 दिनों तक चलने वाले वर्कशॉप में 4 सेशन होंगे और इस दौरान बीजेपी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोटिंग करने का सही तरीका बताया जाएगा। साथ ही पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा होगी और इसके साथ ही सांसदों की कार्य कुशलता बढ़ाने पर काम भी किया जाएगा। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए दिल्ली में 2 दिन की वर्कशॉप रखी है। इस वर्कशॉप के पहले दिन पीएम मोदी का सम्मान किया गया। जीएसटी 2.0 के लिए पीएम मोदी का आभार जताया गया। पीएम मोदी के सम्मान के साथ वर्कशॉप की शुरुआत हुई। खास बात ये रही कि पीएम मोदी इस कार्यशाला में सबसे पिछली पंक्ति में बैठे दिखे। तौर से पूरे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक रिफॉर्म दिया है, दवाओं में, एसेंशियल कमोडिटीज में, आम गरीब मध्यम लोगों के लिए जिस तरह से 2 स्लैब किया है और जीएसटी का रेट घटाया है, 0 कर दिया है, मेडिसिन पे कर दिया है, तो इससे निश्चित तौर से देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब बचत होगी तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी।
2 दिनों तक चलने वाले वर्कशॉप में 4 सेशन होंगे। इस दौरान बीजेपी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोटिंग करने का सही तरीका बताया जाएगा। साथ ही पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा होगी। इसके अलावा सांसदों की कार्य कुशलता बढ़ाने पर काम किया जाएगा। वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से जो पेन दिया गया है उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि बैलेट पेपर को सही तरीके से कैसे मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने हैं ताकि वोट अमान्य न हो। उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के पूर्व एक मॉक ड्रिल तो होनी ही चाहिए कि पूरा प्रोसीजर क्या है। कई लोगों को पहली बार जो सांसद हुए हैं ये नहीं पता होता है कि ये बैलेट से है या मशीन से है या अंग्रेजी का रोमन डंडा खींचना है या हिंदी वाला खींचना है, अपना पेन इस्तेमाल करना है या वहाँ द्वारा दिया गया पेन इस्तेमाल करना है, तो उससे फिर वोट कैंसिल होने की संभावना कम हो जाती है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की बहुमत मिलना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है। सुशीला खोत का भारतीय टीम में चयन। जी हां, अंडर 18 एशिया कप रग्बी फुटबॉल के लिए चयन हुआ है। सुशीला खोत ने बाड़मेर का मान बढ़ाया। उनके चयन के बाद से बाड़मेर की बेटी को भारतीय टीम में चयन होने पर न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे बाड़मेर जिले को सुशीला पर गर्व है और खुशी पूरे जिले में उनके परिवार में देखी जा रही है। एशिया कप रग्बी फुटबॉल में अपनी प्रतिभा दिखाएंगी सुशीला। भुरटिया गांव में परिवार को बधाइयां दी जा रही हैं। मेरा नाम सुशीला खोत है, मैं भुरटिया से बिलोंग करती हूँ, बाड़मेर से। आज मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि एक गांव की बेटी इंडिया तक खेल सकती है, ये मेरे को आज पता चला है। मैं आज इंडिया टीम में सिलेक्ट हुई हूँ, बहुत खुशी की बात है। मेरे ज़िले के लिए, मेरे गांव के लिए, राजस्थान के लिए, सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और जो मेरे कोचेज है, सबसे ज़्यादा उनको खुशी मिली है जिन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई है और उनको आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि उनका स्टूडेंट एक इंडिया लेवल तक खेलने जाएगा। और आज मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और अब चुनाव आयोग इसे पूरे देश भर में लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर को चुनाव आयोग देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेगा जिसमें राज्यों की तैयारियों का प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद पूरे देश में SIR लागू करने का ऐलान हो सकता है। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। देश भर में लागू हो सकता है SIR। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बुलाई अहम बैठक। बिहार में लागू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश भर में इसे एक साथ लागू करने जा रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 10 सितंबर को चुनाव आयोग देश भर के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक करेगा जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारियों की समीक्षा होगी। माना जा रहा है कि 10 सितंबर के बाद इसी महीने देश भर में SIR का ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। विपक्ष के विरोध के बीच चुनाव आयोग ने बार बार दोहराया कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चुनाव आयोग का मकसद है। अब चुनाव आयोग की तरफ से जो हमें संकेत मिले हैं वो बताते हैं कि पूरे देश में एक साथ SIR लागू होगा। हालांकि अभी तिथियां तय नहीं की गई हैं, लेकिन 10 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक है और इस बैठक की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि आखिर पूरे देश में एक साथ SIR कब लागू किया जाए। बिहार में SIR लागू होने के बाद अब चुनाव आयोग ने इसे देश के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक साथ लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में 10 सितंबर को होने वाली इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों चुनाव आयुक्त और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। 24 जून को बिहार के लिए जारी अपने आदेश में ही आयोग ने साफ किया था कि SIR पूरे देश में लागू किया जाएगा।
आयोग ने उस आदेश में लिखा था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत आयोग को यह अधिकार है कि वो निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करा सके, जिसमें मतदाता सूचियों की नई तैयारी भी शामिल है। इसलिए आयोग ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में एसआईआर शुरू किया जाए। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए वहां एसआईआर पहले लागू होगा और शेष राज्यों के लिए अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। बिहार में फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जो 30 सितंबर तक पूरी होगी। बिहार में विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध करता रहा है, लेकिन जब पूरे देश में एसआईआर लागू होने जा रहा है तो विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो प्रक्रिया के तरीके के विरोधी हैं, एसआईआर के नहीं। एसआईआर का हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। एसआईआर का जो प्रोसेस अपनाया गया, जो प्रोसीजर अपनाया गया, उस पर आपत्ति है। जिस तरह के जो दस्तावेज की मांग रखी गई, उस पर भी लोगों का एतराज़ था कि आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर जो मजदूरी करता है, जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहा है, वो कहाँ से वो दस्तावेज लाएगा और कैसे आकर वो अपना उस बात को उसकी तस्दीक करेगा। तो हमारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सारे देश में अगर इलेक्शन कमीशन कराना चाहता है तो कराए, लेकिन उसका प्रोसीजर ऐसा रखना चाहिए कि जल्दी लोगों का नाम ना कटे। सबसे बड़ी बात है कि जो हमने चिंताएं दी थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की भी मुहर लगी, दस्तावेज को लेकर के जो हठधर्मिता थी, जो अहंकार की भावना थी, जो सुनने की प्रवृत्ति बिल्कुल खारिज सी कर गई थी, उसमें बदलाव आया है। हमारी इस एसआईआर से कभी विरोध नहीं रहा, ये गैर पारदर्शी तरीके से हमारा विरोध रहा और मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टेक होल्डर से बात करके ही ये कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एनडीए के नेताओं का कहना है कि एसआईआर से देश भर में मतदाता सूचियों को सही करने और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वीकृति दे चुका है। ये कोई बेफिजूल की कार्रवाई नहीं है जिसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज ने हंगामा किया था। अब बंगाल में चुनाव है, फिर आसाम में चुनाव है, तो जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, गैर एनडीए सरकारें हैं, वो अपनी संभावित पराजय को देखते हुए इसका विरोध कर रही हैं, इसमें कमियां खामियां निकाल रही हैं। इतना हम भी कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग को पारदर्शी दिखना चाहिए और विपक्षी दलों की जो आपत्तियां हैं उनको रिजोल्व भी करने का प्रयास करना चाहिए और संपूर्ण देश में एसआईआर होगा, ये तो चुनाव आयोग पहले स्वीकार कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर मोहर है। हालांकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर अभी ये ऐलान नहीं किया है कि पूरे देश में एसआईआर कब से लागू होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसकी घोषणा सितंबर में ही कर दी जाएगी। और अभी भी बात बिहार की करते हैं, लेकिन बिहार में वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद अब महागठबंधन के दलों में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन महागठबंधन में 3 मसलों पर पेच बरकरार है। सीएम का चेहरा पहला पेच, सीटों की संख्या दूसरा पेच और किसे कौन सी सीट मिले ये तीसरा पेच है। आप भी देख लीजिए इसी पर यह रिपोर्ट। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में एकजुटता दिखाने के बाद अब महागठबंधन की असली खींचतान सामने आने लगी है। चुनावी घमासान अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन महागठबंधन में 3 बड़े मसलों पर पेच फंसा हुआ है। सीएम का चेहरा कौन होगा? किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा? यही वो 3 सवाल हैं जिनकी वजह से महागठबंधन में सहमति बनने के बावजूद तलवारें खिंची हुई हैं। मुख्यमंत्री का सवाल अगर बात के लिए छोड़ भी दिया जाए तो भी महागठबंधन में सीटों पर सहमति बनाना आसान नहीं है। कांग्रेस को नहीं चाहिए डेड सीट। कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार उसे ऐसी सीटें मिली जो दशकों से उनकी या आरजेडी की झोली में नहीं गई हैं। इस बार कांग्रेस साफ कर चुकी है कि उसे सिर्फ जिताऊ सीटें ही चाहिए। वहीं सीटों की संख्या पर भी पेच है। सीपीआई एमएल ने 40 सीटों की मांग रख दी है और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के आने से तालमेल और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। किसे मिलेंगी कितनी सीट? महागठबंधन में सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का मानना है कि अगर सीट बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे पर समन्वय सही नहीं हुआ
तो एनडीए से मुकाबले में मुश्किल होगी। लेकिन अगर सहमति बन गई तो सत्ता की राह आसान हो जाएगी। अब तक जो चर्चा सामने आई है उसके मुताबिक आरजेडी 135 से 140 सीटों पर, कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 20 से 25 सीटों पर, वीआईपी 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि सीपीएम और सीपीआई 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई-एमएल 19, सीपीएम 4 और सीपीआई 6 सीटों पर उतरी थी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि कोई विवाद नहीं है और बातचीत से सब हल हो जाएगा। पटना में इसके लिए बैठकें लगातार जारी है। कौन कितना सीट लेगा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सरकार को हम कैसे रोकें, सरकार पर के हम कितनी मजबूती से, कौन सीट पर कौन कितना मजबूत है, जिसको जो सीटें थोड़ा बहुत जो है दिखता है कि नहीं समीकरण में ये कमजोर है, तो उस पर हम लोग भी बात करें। ऑल यूजुअल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कोई तो है ही नहीं, आपस में बैठे हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1-to-1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है। सीएम के चेहरे को लेकर भी पेश। महागठबंधन में दूसरा बड़ा सवाल है सीएम का चेहरा। महागठबंधन के दल मानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, इसलिए चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सीएम चेहरे पर जवाब नहीं दिया और तेजस्वी ने उनकी मौजूदगी में खुद को सीएम उम्मीदवार बताया। यानी साफ है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच चेहरे को लेकर पूरी सहमति नहीं बनी है। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव ही गठबंधन का चेहरा होंगे और 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये मुद्दा केवल मीडिया का है, भीतर कोई मतभेद नहीं है। हमें क्या करना है, हमारा सीएम फेस कौन होगा, हमारा संख्या क्या होगा, हमें सीट कितना मिलेगा, ये हमें मालूम है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। कांग्रेस और वीआईपी नेताओं का तेजस्वी यादव के साथ लंबा मंथन लगातार जारी है। ये भी तय हो चुका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट भी महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में कौन सी पार्टी कितनी कुर्बानी देगी, ये भी बड़ा सवाल है। संख्या अभी सारी चर्चा पे चल रही है। बहुत हद तक ये मैटर करता है कि नए जो पार्टनर आ रहे हैं उनको एडजस्ट करने के बाद क्या होता है। सीट, संख्या और सीएम, तीनों ही सवालों पर महागठबंधन को जवाब का इंतजार है। नेताओं का दावा है कि सब कुछ आपसी बातचीत से सुलझ जाएगा, लेकिन जब तक तस्वीर साफ नहीं होती तब तक बिहार में महागठबंधन के भविष्य पर सस्पेंस